नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। फाइनेंशियल टाइम्स में हाल ही में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये बताया गया है कि भारत एक एपिडेमिक की चपेट में है और वो एपिडेमिक यानी कि महामारी है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का, जिसमें ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ, ये सिर्फ बुज़ुर्गों में सीमित नहीं है बल्कि नौजवानों में बहुत बड़े मात्रा में पाई गई है और इसके कोई लक्षण नहीं होते। अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप रेड्डी का ये कहना है कि आज की तेज़ रफ्तार और सुविधा संस्कृति के चलते हुए ये बीमारियाँ बढ़ी हुई है। अब वक्त आ गया है कि इस महामारी से लड़ने के लिए हमें सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि इसे रोकथाम यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में छपी हुई है। इसका मतलब ये बताती है कि जो लोग भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बैंकर्स है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, म्यूचुअल फंड हाउसेस है, इन सबको ये सारी बीमारियां नौजवानों में तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, फैटी लीवर हो और इससे रिलेटेड जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, ये सारी की सारी बढ़ोतरी बहुत मात्रा में हो रही है। इन्होंने डेटा इकट्ठा किया है जो अपोलो हॉस्पिटल से छपा हुआ है और इसमें बताया गया है कि नौजवानों में जिनमें कोई लक्षण नहीं है, अगर इनकी ब्लड टेस्ट की जाए तो लगभग 50 से 60% लोगों को ये जीवन शैली की यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज़ की कोई अर्ली साइंस मिलते हैं। ये जो आगे जाकर बहुत एक बड़ा एपिडेमिक एक्सप्लोड हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप बैंकर हो या स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड हाउसेस में काम करते हो, तो मेरा मकसद है आपको जागरूक करना है, आपको डराने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तो कृपा करके ये वीडियो ध्यान से देखें और ये बीमारियां कैसे होती है पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारी दिनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल में 5 हिस्से बहुत महत्व के हैं, तो एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये लाइफस्टाइल इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो काम करते हैं वो किस तरीके से इनकी लाइफस्टाइल अलग हो जाती है, जिसके कारण इन्हें ये सारी बीमारियां होती है। सबसे पहला हिस्सा है डाइट यानी कि भोजन। अब डाइट इन लोगों का बहुत इर्रेगुलर होता है क्योंकि इनके काम करने का कोई समय नहीं होता। फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली 24 घंटे के लिए चलती है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी होते रहती है। इसके कारण इनकी जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं वो काफ़ी इर्रेगुलर होती है और इसी के कारण इनका डाइट भी बहुत इर्रेगुलर होता है। वो कभी खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं और इनमें एक कॉमन आदत होती है जिसे हम स्नैकिंग कहते हैं। ये स्नैक्स का उपयोग बहुत करते हैं और आजकल स्विगी और ज़ोमैटो आसानी से अवेलेबल है। इसके कारण हमें स्नैकिंग का पता ही नहीं चलता। दिन में नॉर्मली एक इंसान ने 2 मील्स लेने चाहिए, इसकी बजाय कम से कम 8 से 9 मील्स हो जाते हैं ये स्नैकिंग के कारण। और स्नैकिंग यानी कि खाने की खाने की अर्ज या मन होता है, उसके भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये लोगों को स्नैकिंग का बहुत शौक़ लग जाता है। दूसरा है निद्रा यानी कि स्लीप। क्योंकि फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट 24 घंटे चलता है तो इनकी स्लीप भी इर्रेगुलर होती है, वो ठीक से नींद नहीं ले पाते। इसके साथ साथ जो पैसे का स्ट्रेस होता है, जो फाइनेंसेस मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेज करने का जो स्ट्रेस होता है, जो बैंकर्स में होता है या इन्वेस्टर्स में होता है, स्टॉक ट्रेडर्स में होता है,
इनमें जो स्ट्रेस के कारण इनकी स्लीप बहुत ही इरेगुलर हो जाती है, या तो फिर ये कम सोते हैं, ये 4 से 6 घंटे सिर्फ सो पाते हैं। नॉर्मली ये बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए हमें 6 से 8 घंटा सोना ज़रूरी होता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस यानी कि तनाव, और क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है। और ये दोनों तरीके के स्ट्रेस इनमें होते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है उस समय, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस तो इनको कंटिन्यूस रहता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में हमारे एड्रेनालिन लेवल बढ़ता है और वो कुछ हद तक हमारा साथ देता है, लेकिन जब एड्रेनालिन लेवल्स हाई होते हैं तो टेम्पररी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे हमारा ग्लूकोज बढ़ता है। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस तो इन्हें होता ही है क्योंकि इनके पैसे दांव पे लगे होते हैं। तो इस स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल लेवल्स हमारे शरीर में बढ़ते हैं, और ये भी एक कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती है। इसके साथ साथ स्ट्रेस और 2 चीज़ें करता है। एक तो हमें नींद ठीक से नहीं आती स्ट्रेस के कारण, और दूसरा है कि हमें हरदम खाने का मन होता है, अर्ज टू ईट जिसे हम कहते हैं। यानी कि हर बार ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खाए, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोई स्वीट्स खाए, जिससे हम टेम्पररीली हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, डोपामिन इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे आता है और हमें एक रिवॉर्ड फैक्टर मिलता है। तो जब कभी भी थोड़ा बहुत लॉस दिखता है उस समय हमें खाने का बहुत मन होता है, और हमारे ब्रेन को हम रिवॉर्ड देने के लिए हम स्नैकिंग करते हैं। चौथा फैक्टर है एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो काम करते हैं उनका डेस्क जॉब होता है और वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। कई लोग कहते हैं कि हम सवेरे 1-1.5 घंटा अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, पर वो एक्सरसाइज हमारे लिए सफिशेंट नहीं होती, क्योंकि हमें सिर्फ 1-1.5 घंटा दिन में नहीं करनी। वो एक्सरसाइज अच्छी होती है कि हम सवेरे हमारा दिनचर्या एक्सरसाइज से शुरू करें ताकि हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहें। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दिन भर बैठे रहेंगे तो वो भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होने से हमारे मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण हमें हरदम खाने का मन होता है, और इसके साथ साथ सुस्ती आती है। हो सकता है हमें स्ट्रेस लेवल भी हमारा बढ़ जाए। तो एक्सरसाइज एक एंटीडोट है स्ट्रेस के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो आखिरी फैक्टर है वो है ड्रग्स, यानी कि मेडिकेशन या फिर कोई नशीले पदार्थ का सेवन करना। अब इन लोगों में हमने देखा है कि स्ट्रेस होता है, खाने का मन होता है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्मोकिंग कई लोगों में पाया जाता है। स्मोकिंग के साथ साथ जब कभी भी इनको रिलैक्स करना होता है तो अल्कोहल का सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि इनका क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने के कारण इन्हें एक रिवॉर्ड फंक्शन हमारे दिमाग में चाहिए होता है। तो स्मोकिंग से इनको कुछ स्टिमुलेट होता है ब्रेन, जिनसे इनको रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए इन्हें स्मोकिंग की हैबिट काफ़ी कॉमन देखी जाती है। इसी के साथ अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहल भले वो कहते हैं कि हम सोशली ड्रिंक करते हैं, लेकिन सोशल ड्रिंकिंग ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी बार आप अल्कोहल लेते हो, चाहे हफ्ते में 1 बार लो, चाहे महीने में 1 बार लो, इसका इफ़ेक्ट ज़रूर हमारे शरीर पे होता है। और अल्कोहल के कारण 2 चीज़ें होती है। एक होता है कि हमें स्लीप ठीक से नहीं आती, कई बार डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, जो अच्छी नींद आनी चाहिए उस तरीके की नहीं होती। इसके साथ साथ जब अल्कोहल का इफ़ेक्ट चला जाता है तो हमारे ब्रेन पे वो स्ट्रेस का रोल करता है, यानी कि हमारे स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ें फिर से हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाती हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस के कारण कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि एसिडिटी होती है, और एसिडिटी के लिए सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं, जैसे कोई एंटा एसिड ले लिया या कोई कुछ ऐसी दवाई ले ली जिससे एसिडिटी कम हो। लेकिन ये सारी दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। कई लोगों को सर्दी, खांसी
या जुखाम होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस का सिम्टम है। और इस सिचुएशन में जैसे थोड़ा भी गला ख़राब हो गया तो कई लोग अपने आप से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये हमारे बैक्टीरिया को भी, जर्म्स को भी ख़त्म करने का काम करते हैं। जो नेचुरल जर्म्स बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन्स में होते हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे केमिकल्स जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स के कारण ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलता। जो अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि नौजवानों में ये बीमारियां बढ़ रही है और कोई लक्षण नहीं होता इन बीमारियों का। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले, जितने भी लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, जिनकी वय 30 साल से ज़्यादा है, 40 साल की हो, 50 साल की हो, वो अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखें। सबसे पहले फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत महत्व का है। अगर आपका पेट आगे निकला हुआ है, अगर आपकी वज़न, शारीरिक वज़न 70 किलो से ज़्यादा है, या फिर आपका वेस्ट हाइट रेशो एबनॉर्मल है, यानी अगर आपकी हाइट 6 फुट की है तो आपका वेस्ट साइज़ 36 इंच होना चाहिए, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें तो आपका वेस्ट साइज़ 35 इंच से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ चौथा फैक्टर है, वो है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि डायबिटीज़ की या हाई ब्लड प्रेशर की या हार्ट की, तो आपने और भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आगे जाके आपको इन बीमारियां हो सकती है। फिज़िकल अपीयरेंस के बाद आता है कि हमें कुछ चीज़ें रेगुलरली चेकअप ज़रूर से करानी चाहिए। इसमें से जो 2 बेसिक चीज़ है, वो एक है कि ब्लड प्रेशर हमें रेगुलरली मेजर करना चाहिए, और दूसरा है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर भी हमें हो सके उतना रेगुलरली मेजर करने की कोशिश करना चाहिए। मेरी सलाह ये रहेगी कि ब्लड प्रेशर आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर से कराइए, और ब्लड शुगर हर 15 दिन में 1 बार ज़रूर से करें। अगर हो सके तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग अवेलेबल है, जो आप 3 से 4 महीने में 1 बार 15 दिन के लिए लगा सकते हैं। मैंने खुद ने अपने शरीर पे ये CGM लगाया हुआ है, जिससे मैं हर मिनट टू मिनट अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्लड शुगर मेजरमेंट के कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आप कंटिन्यूस ब्लड शुगर मेजरमेंट करते हैं तो इससे आपको बहुत चीज़ें पता चलती है। पहला कि आपको ग्लूकोज स्पाइक्स जब कभी भी आते हैं, उस समय या तो आपकी निद्रा ठीक से नहीं हुई, या तो फिर आपको स्ट्रेस पहुंचता है, या फिर आपका डाइट में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसलिए आपका ग्लूकोज स्पाइक कर रहा है। ये बहुत अर्ली स्टेज में आपको बताता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने वाली है, अगर आपके ग्लूकोज स्पाइक्स फ्रीक्वेंटली होते हैं तो। इसके अलावा आपकी स्लीप अगर इर्रेगुलर है या स्लीप आपको ठीक से नहीं आती, तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। इसके साथ साथ जब कभी भी आपको स्ट्रेस होगा तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा, क्योंकि एक ग्लूकोज स्पाइक आता है स्ट्रेस के साथ। मैंने खुद ने अपने ऊपर कई बार देखा है कि जब मैं सर्जरी से बाहर आता हूँ और अगर वो सर्जरी काफ़ी स्ट्रेसफुल हुई है, तो मेरा ब्लड शुगर भी 110 के ऊपर, 120 के ऊपर स्पाइक करता है, जो नॉर्मल 100 के नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर मेजरमेंट हमें बहुत हेल्प करता है। अपने डाइट को कंट्रोल करने का, स्लीप प्रॉपर है कि नहीं ये बताता है, और स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने का बहुत अच्छा उपाय है। हर 3 से 6 महीने में हमें रेगुलर ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए। वो आप पे वय, अगर आपका वय या 30 साल या 40 साल का है तो आप 6 महीने में 1 बार करा सकते हो, और अगर आपको ऑलरेडी बीमारियां है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या और कुछ है, तो आपने हर 3 महीने में कुछ ब्लड टेस्ट करानी ज़रूरी है। नॉर्मली एक बैटरी ऑफ ब्लड टेस्ट आती है जिसमें सारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें विटामिन्स लेवल ज़रूर से करवाने चाहिए, और इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स करवाने चाहिए, और HSCRP
ज़रूर से करवाने चाहिए। फास्टिंग इंसुलिन हमें बताता है, अगर वो हाई है तो हमें बताता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और HSCRP एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो हमें ये बताता है कि आने वाले काल में आपका रिस्क कितना है, आपको हार्ट की बीमारी होने का रिस्क कितना है। विटामिन्स लेवल भी बहुत महत्व के हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जहाँ भी विटामिन डी लेवल्स कम है वहाँ पे उन लोगों में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, और जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इन ब्लड टेस्ट में हम लिवर फंक्शन भी करते हैं, किडनी फंक्शन भी करते हैं, कुछ हार्ट के फंक्शंस का भी एक अंदाज़ आता है। हम फास्टिक लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी करते हैं। इससे एक ओवरऑल हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगा, और आने वाले वीडियो में मैं इसका बचाव कैसे करते हैं इसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊँगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।